बात करेंगे रे ऑप्टिक्स। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला का नाम बोलूँगी और आप वो फॉर्मूला खुद से लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, पहला फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला बताइए। स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन बताइए म्यू नॉट और ई नॉट में, ये फॉर्मूला बताइए। तो आंसर है C इक्वल्स टू 1/√μ नॉट ई नॉट। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए V का रिलेशन म्यू एम और ई एम में, बताइए म्यू का रिलेशन बताइए वी एम और ई एम में। तो आंसर है V इक्वल टू 1/√UM EM। तीसरा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको बताना है V का रिलेशन C के रिस्पेक्ट में म्यू आर और ई आर में। आंसर बताओ। आंसर है, पॉज करके बताते जाना, V इक्वल्स टू C अपॉन म्यू आर ई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बताओ चौथा ये है कि मेरे पास अगर V हो, लैम्डा है, म्यू है, इनमें क्या रिलेशन होगा। तो आंसर है V जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, म्यू होगा। समझ रहे हो। एक और, अच्छा ये बताओ V स्पीड ऑफ लाइट और म्यू में रिलेशन। आंसर है V इक्वल टू C अपॉन म्यू। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक समझ गए, ये 5 फार्मूला तुम्हारे दिमाग में आ गया। अच्छा ये बताओ कि अगर, अच्छा ये बताओ, ये देखो ये फॉर्मूला पता है छठवा कि μ1 v1 इक्वल्स टू μ2 v2, क्योंकि यहाँ से तुम देखो तो v इंटू म्यू क्या हो गया, कांस्टेंट, तो v1 इक्वल टू v2 μ2। ठीक है, अच्छा ये बताओ 7वां फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यू आर और ई आर में क्या रिलेशन होता था, म्यू आर ई आर में क्या रिलेशन होता है। तो आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू √μ आर ई आर, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल्स टू C/μ और इसका यही फॉर्मूला होता है म्यू आर ई आर। तो आप इसे यहाँ पे रिलेट कर देंगे। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला पूछती हूँ। ठीक है, ध्यान देना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बताओ, पॉज करो बताओ। इसमें 3 बात याद रखना है। रिफ्लेक्शन में आपको अगर आपके यहाँ पे मिरर है और ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, रेज आई, रेज चली गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एक मिनट, तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा आपस में बराबर होगा, अल्फा बीटा, ये एंगल होगा, ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 3 बातें याद रखनी है, तीनों बातें बताइए लिख के, पॉज करिए बताइए। तो पहला बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा बात, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, तीसरा बात, इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, नॉर्मल, मतलब सॉरी एंगल नहीं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल क्या होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो पहला बात ये, दूसरा बात ये, तीसरा बात ये, और एक और चौथा बात भी याद रखो। बताओ डेविएशन का फॉर्मूला बताओ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, बताओ, पॉज करो बताओ। 180 - 2i डेविएशन का फॉर्मूला होगा इसमें। समझ गए। अब चलो, इतना समझ गए। अब रोटेशन वाला कंसेप्ट बताओ, पॉज करो और बताओ कि जब रिफ्रैक्टेड रे थीटा घूमता है, जब मिरर थीटा घूमता है, और जब मिरर ओन प्लेन में रोटेट करता है, मिरर रोटेट ओन प्लेन में, तो उसके बाद से सॉरी ये क्या है, इंसिडेंट रे है।
इंसिडेंट रे को थीटा घुमाओ, मिरर को थीटा घुमाओ और मिरर को रोटेट करो उसके प्लेन में ही, तो जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ, पॉज करो और बताओ क्या होगा। वेरी गुड, देखो ध्यान से, थीटा घुमाए तो रिफ्लेक्टेड रे पे थीटा घुमाएगा, मिरर को थीटा घुमाए तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घुमाएगा। अब मिरर को उसी प्लेन में रोटेट किए, मतलब अगर ये मिरर है, सपोज दिस इज मिरर, और उसको ये मिरर है, इसका ऐसे इसी प्लेन में घुमा दिए तो क्या हुआ, कोई इफेक्ट नहीं होगा रिफ्लेक्टेड रे पे, ठीक है। अब देखो, अगर इंसिडेंट रे को थीटा घुमाए तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा घूमेगा लेकिन अपोजिट में, और मिरर को थीटा घुमाता तो 2 थीटा घुमाता था उसी डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन, और प्लेन में घुमाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ गए। एक क्वेश्चन ये बताओ ध्यान से कि डाइवर्जिंग रेज, ठीक है, डाइवर्जिंग रेज को बनाना होगा और कन्वर्जिंग रे को बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, पॉज करो और बनाओ। मेरे पास एक मिरर है, मेरे पास मिरर है, यहाँ पे मिरर है, ठीक है। अब डाइवर्जिंग रे को बनाने के लिए जाहिर सी बात है मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये मिरर है, मिरर के सामने मेरे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कन्वर्जिंग रेस को बनाने के लिए मिरर के पीछे यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इससे तुम डाइवर्जिंग रेस को बना के दिखाओ, इससे कन्वर्जिंग रे को बना के दिखाओ, पॉज करके। चलो देखो, अगर डाइवर्जिंग बनाना है यानी रेज इससे पास करने के बाद डाइवर्ज कर गई, डाइवर्जिंग रेज ऑब्जेक्ट से रेज निकलने के बाद, क्योंकि आप ये टू मीट होगा, ठीक है, यहाँ रेज यहाँ से निकलने के बाद क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी, ठीक है। मान लो सपोज यहाँ से रेज आई, यहाँ से रेज आई और यहाँ से क्या कर गई, मीट कर गई, ऐसे करके तो कन्वर्जिंग रेज बोलेंगे। ये रेज क्या करी, कन्वर्ज कर गई, ये मेरे पास जहाँ रेज मिलती है वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है। तो अगर डाइवर्जिंग रेज में इमेज बहुत दूर बनेगा, कन्वर्जिंग रेज में यही बनेगा। तो ये कन्वर्जिंग रे का डायग्राम है, ये डाइवर्जिंग है, ये बनाने आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन बताओ, तुरंत पॉज करना, बताना क्वेश्चन। ये बताओ कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, आंसर है 0। कितना होता है फोकल लेंथ प्लेन मिरर का, 0। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन बताओ, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू व्यू फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक किसी ऑब्जेक्ट का, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसका फुल इमेज देखने के लिए मेरे पास जो मिरर है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आंसर है h/2, टोटल हाइट का आधा, ठीक है। इतना समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन पूछती हूँ क्लॉक सिस्टम से। चलो अब जो क्वेश्चन पूछने वाली हूँ क्लॉक सिस्टम से है, क्लॉक सिस्टम, ठीक है। एक आवर वाला होता है, एक मिनट, दोनों का फॉर्मूला बताओ, आवर वाला फॉर्मूला बताओ और आवर और मिनट दोनों हो वो वाला फॉर्मूला बताओ, जिसमें केवल आवर वाला, तो जिसमें आवर और मिनट दोनों दिया हो वो फॉर्मूला बताओ। तो आंसर है, देखो, जब केवल आवर वाला आवर दिया हो तो 12 माइनस आवर करते हैं, ठीक है। जब मिनट दिया हो तो ऐसे वाला 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकेंड, ये यूज करते हैं। 11 आवर 59 मिनट 60 सेकेंड, और फिर जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको माइनस करना होता है। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। मान लो ये मेरे पास मिरर है, ठीक है, मिरर के ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी बताओ। तो आंसर है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी क्या होगा, ऊपर जाएगा। समझ में आया। और ये बताओ दूसरा क्वेश्चन, अगर जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो इमेज भी ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा बताओ। आंसर है 0। अगला क्वेश्चन, मिरर है, ठीक है, मेरे पास ऑब्जेक्ट इसके तरफ जा रहा है तो इमेज बताओ किधर जाएगा, अगर इमेज यहाँ पे है तो
पॉज करो और बताओ। आंसर है इमेज इसके तरफ जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा जाता है क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, लेकिन माइनस में हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन, ये बताओ मेरे पास ये मिरर है, इस केस में क्या कर रहा है, मिरर जा रहा है, मिरर ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर फिक्स है, मिरर इधर की तरफ जा रहा है, तो इमेज क्या होगा। आंसर ये है, बताओ। आंसर ये है कि जिधर मिरर जाता है ना उसी की तरफ इमेज भी जाता है, और मिरर अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो इमेज 2v वेलोसिटी से जाएगा। समझ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछो। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगर मेरे पास 2 मिरर है, उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। 2 मिरर है, उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। भाई मिरर दिख रहा है ना, ये मिरर है, तो ये बताओ डेविएशन कितना होगा। 2 मिरर के बीच एंगल थीटा, तो डेविएशन कितने का होगा। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, एक मिरर है, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे गई, नॉर्मल है, डेविएशन बताओ। इसके पहले मैंने बताया था। आंसर ये है कि जब मेरे पास 2 मिरर होते हैं, जब 2 मिरर होंगे ना तो उस केस में क्या होगा, 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है, 360 माइनस 2 थीटा। और जब एक ही मिरर हो उस समय डेविएशन होगा 180 माइनस 2i। याद रखो 2 मिरर के केस में भी 2 है, और 1 मिरर के केस में भी क्या है, 2 है, ठीक है। 2 मिरर के केस में 2 है और 1 मिरर के केस में भी 2 है। इसी केस में बस 360 माइनस 2i 2 थीटा, इस केस में 360, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा 180 माइनस 2i, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म। पहला क्वेश्चन ये बताओ कि अगर मान लो ये है, इनके बीच थीटा है, ठीक है, इनके बीच थीटा है, तो अगर थीटा है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं। पूरा तीन फार्मूला, मतलब 3 तरीका होता है, सारा बताओ। मतलब 3 चीज़ें होती हैं इसमें, 3 पॉइंट, 1 2 तीनों पॉइंट बताओ नंबर ऑफ इमेज में। पहला, अगर 2 मिरर के केस में अगर एंगल थीटा है, मैं आंसर बता रही हूँ, तुमने अब लिख लिया होगा, उसको थीटा से डिवाइड करो तो वैल्यू आएगा n। अगर इस n की वैल्यू ऑड आती है, दूसरा होती है इवन, इवन होगा तो n-1 करो, यही क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज। अगर ऑड आता है तो 2 चीज़ देखते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल, मतलब इन दोनों के बीच में सिमेट्रिकल है, मतलब तुमने ये जो है ना, इनके बीच में क्या है, ऐसे मान लो यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 डिग्री, सिमेट्रिकल प्लेस है इन दोनों मिरर के बीच में, तो होगा सिमेट्रिकल। अगर इन दोनों मिरर के बीच में जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल नहीं है, इससे बना रहा है 20 डिग्री, इससे बना रहा है 40 डिग्री, तो अनसिमेट्रिकल। तो अगर अनसिमेट्रिकल हुआ, नंबर ऑफ इमेज ऑड के केस में क्या होगा, n ही होगा, और सिमेट्रिकल हुआ तो n-1, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला। और एक और चीज़ बताओ, अगर मान लो तुमने 360 डिवाइड बाई कुछ किया थीटा, और तुम्हारा जो आंसर आया वो आ गया 6.7 या 9.99, अब नंबर ऑफ इमेज कितना मानोगे, 6 मानोगे कि 7 मानोगे, यहाँ बताओ 9 मानोगे कि 10 मानोगे। तो आंसर है कम वाला लेते हैं, यहाँ 6 मानोगे और यहाँ पे क्या मानोगे, 9 मानोगे, ठीक है। ये मैं उस केस में बता रही हूँ जब ऑड हो और नॉन सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक नहीं हो तो लोएस्ट इंटीजर लेके करेंगे, समझ रहे हो, ये वाला। नॉन सिमेट्रिक केस में तो नंबर ऑफ इमेज n के बराबर होता है। अब मान लो n तुम्हारा फ्रैक्शन में आ गया 6 या 5.33, तो 5 मानोगे, ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा चलो मैं आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में क्वेश्चन पूछती हूँ, स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। स्फेरिकल मिरर बनाओ, उसमें बताओ, मान लो ये स्फेरिकल मिरर है, इसमें ये बताओ कि पोल कहाँ है,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। फोकल लेंथ किसे बोलेंगे, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे, जल्दी बताओ, पॉज करो और बताओ। आंसर है, देखो यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये जो सेंटर ऑफ, यहाँ से यहाँ पूरा ये क्या होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो दूरी है ये हमारे पास फोकल लेंथ हो गई, इसको बोलते हैं पोल, ठीक है, समझ रहे हो। अगला देखो, अच्छा ये बताओ, कॉनकेव मिरर बनाओ और कॉन्वेक्स मिरर बना के दिखाओ। आंसर है कॉनकेव मिरर, ये रहा कॉनकेव मिरर, और जब कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं उस केस में क्या करते हैं, ऐसे कर दोगे और अंदर की तरफ पॉलिश कर देना, हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या ये तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में से किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और किसका नेगेटिव होता है। अगर ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है तो किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और किसका हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो कॉनकेव का हमेशा नेगेटिव और कॉन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। जो साइन कन्वेंशन बताओ इसका, चलो क्वेश्चन दूसरा है, साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं ये बताओ। तो आंसर है, देखो इंसिडेंस रे का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, जो भी इंसिडेंट रे का जहाँ भी ऑब्जेक्ट रखा हो, चाहे इधर रखा हो चाहे इधर रखा हो, जहाँ ऑब्जेक्ट से आने वाली रे जी इंसिडेंट रहेंगी उसी को पॉजिटिव मान के सारा का सारा साइन कन्वेंशन हम लेंगे। अगला क्वेश्चन बताओ, चलो इसमें अगला क्वेश्चन बताओ, मिरर फॉर्मूला बताओ, मिरर फॉर्मूला बताओ। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम लोग हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, ठीक है। चलो मिरर फॉर्मूला बताओ। ट्रांसवर्सल मैग्नीफिकेशन बताओ, ट्रांसवर्सल मैग्नीफिकेशन का लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के साथ क्या रिलेशन है ये बताओ, ठीक है। और ट्रांसवर्सल मैग्नीफिकेशन का तीन फॉर्म, मतलब इसका तीन फार्मूला होता है, तीनों का तीनों फार्मूला बताओ, पॉज करो और बताओ। तो आंसर है, देखो मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, ट्रांसवर्सल मैग्नीफिकेशन -v by u, hi by ho, f/f - u, माइनस रहेगा, ठीक है, f/f - u, समझ रहे हो। अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन जो होता है और जो ट्रांसवर्सल मैग्नीफिकेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ट्रांसवर्सल का स्क्वायर होता है, ये इसका रिलेशन हो गया, ठीक है। और अब बताओ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताओ। हम तो ये जानते हैं कि ट्रांसवर्सल का स्क्वायर होता है, लेकिन इसका अलग से एक फॉर्मूला होता है, वो तुम लिख के दिखाओ, कॉपी पे लिखो, तुरंत बताओ। आंसर है, पॉज करके बताया करो यार। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारा मिरर है, और इसके ऊपर ये लेंथ, ये क्या कहेगा, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और ये लेंथ, ये क्या कहेगा, ट्रांसवर्सल, ये हाइट कहलाता है। हाइट का यूज ट्रांसवर्सल में कहते हैं और लेंथ का यूज हम लोग लॉन्गिट्यूडनल में कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब ट्रांसवर्सल लिखते हैं तो hi by ho लिखोगे, और जब लॉन्गिट्यूडनल लिखोगे तो li by lo लिखोगे। और जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल का जो रिलेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल क्या होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। मान लो मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब बताओ ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करूँ, मिरर के पास लेके आऊँगी तो इमेज की साइज़ क्या करेगी। आंसर है, जब ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर आओगे तो जो इमेज की साइज़ है क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आओगे तो इमेज की साइज़ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी इमेज की साइज़ क्या होगी, डिमिनिश्ड इनलार्ज होगी, ठीक है। अच्छा कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में नॉर्मली जनरली जो इमेज का नेचर होता है मैक्सिमम टाइम क्या होता है, पॉज करो और बताओ। मैक्सिमम टाइम क्या होता है इमेज का नेचर कॉनकेव के केस में। तो आंसर होता है इसका रियल एंड इन्वर्टेड,
अच्छा ये बताओ कि कॉन्केव मिरर के केस में कब जो इमेज बनता है वो बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन ये है कि कॉन्केव मिरर के केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनता है। आंसर है जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। यानी सपोज करो ये मेरे पास पोल है, ये फोकस है और यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा, तब क्या बनेगा, तब हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। और उसके अलावा और केस में रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन बताओ, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज साइज हमेशा कैसी होती है। पॉज करो बताओ, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज साइज हमेशा कैसी होती है। तो आंसर होता है हमेशा इमेज साइज क्या होता है, छोटा, ऑलवेज डिमिनिश्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन बताओ कि इमेज का नेचर कैसा होता है कॉन्वेक्स के केस में। तो कहते हैं क्या होगा, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट। इसका फिक्स, इससे कोई नो एक्सेप्शन, इसके एक्सेप्शन नहीं है। उसका था पहले वाले केस में कि यार फोकस और जब पोल के बीच में था तो थोड़ा उल्टा हो जाता था जनरल केस से। इसका याद रखो, ऑलवेज डिमिनिश एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा ये बताओ, अगला क्वेश्चन है कि जब मेरा रियल और इन्वर्टेड बनता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, इस केस में मैग्नीफिकेशन कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। आंसर है वर्चुअल इरेक्ट में पॉजिटिव होगा और रियल इन्वर्टेड में नेगेटिव होगा। इसमें लास्ट में आपको रे डायग्राम पूछूंगी, इससे पहले न्यूटन फार्मूला बताओ। न्यूटन का एक फार्मूला है जिसमें फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है। चलो वो फार्मूला बताओ। आंसर है फोकल लेंथ इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाई इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और ये डिस्टेंस कहाँ से लेना है, दोनों फोकस से लेना है। फोकस मतलब अगर मान लो ये कोई कॉन्केव मिरर है, ठीक है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर आधा फोकस होगा, बोला गया फोकस से इतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, एक्स दूरी पे, ठीक है, अब उसका इमेज बन गया, उसका इमेज का इधर बन गया, इमेज इसका यहाँ बन गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज यहाँ बन गया, तो फोकल लेंथ बताओ। तो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ तुमको पता है फोकस से लेनी पड़ती है √xy। ये न्यूटन का फॉर्मूला था, पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं, लेकिन लिख के दिखाओ दोबारा इसे। अच्छा एक ये क्वेश्चन बताओ कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जो डायग्राम होता है वो बनाओ, बता के दिखाओ कैसे बनता है, ये बनाओ। तो आंसर है, तो याद आया कुछ डायग्राम। आंसर है कॉन्केव के केस में ऐसे लेके आना और ऐसे, और कॉन्वेक्स केस में ऐसे। याद हो गया, कॉन्केव के केस में ऐसे ऐसे लेके जाना, ऐसे। कॉन्वेक्स केस में इसका उल्टा। समझ गए। ठीक है, अब एक और चीज़ ये है कि हमको क्या करना है, हमेशा हमको एक्स याद रखना है, एक्स बनाना है। क्या याद रखना है कि हमको क्या बनाना है, एक्स बनाना है। तो एक्स बनाना है, तो मान लो ये ऐसे बन गया, तो एक्स बनाना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको इधर से घुमाना पड़ेगा, तो एक छोटा सा इसको इधर कर दो, ऐसे ऐसे है तो ऐसे कर दो, तो एक्स बन गया। समझ रहे हो ना। तो इसमें बस याद है, जब भी डायग्राम बनेगा तो हमको एक्स याद रखना है, ठीक है। और जब भी कॉन्केव का ग्राफ होगा तो कॉन्केव में हमको पहले कॉन्केव में हमको ऐसे लेके जाना है, कॉन्वेक्स में हमको उसका उल्टा लेके जाना है। और एक्स के लिए ऐसे करो, एक्स के लिए ऐसे, मतलब इसके अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर रहना चाहिए, इस क्वाड्रेंट के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, खुद से पॉज करो और बनाओ एक्स। चलो तुम अगला क्वेश्चन ये बताओ कि, अच्छा ये बताओ, रिफ्रैक्शन में जो स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ, उसका फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड, क्या होगा, μi sin i इक्वल्स टू μr sin r। ठीक है, तो तुम जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, थोड़ा हमको एयर बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताओ। मतलब
इसमें बस एयर बता दो, तुम क्या मानोगे? 1। ठीक है। अच्छा ये बताओ इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ। इसके पहले मैंने बताया था म्यू का रिलेशन म्यू आर और ई आर में। बताओ, पॉज कर बताओ, आंसर है ये। अच्छा ये बताओ म्यू का रिलेशन ई एम ई नॉट और म्यू नॉट म्यू एम में बता सकते हो? पॉज करो और बताओ। तो देखो यहाँ देखो, म्यू जानते हैं अंडर रूट म्यू आर ई आर होता है, और म्यू आर जानते हैं, क्या जानते हैं? ये जानते हैं, और ये क्या हो जाएगा? ये समझ रहे हो? ये तुमको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताओ। अच्छा ये देखो, ये तो तुमको पता है ना, μ1/μ2 इक्वल्स टू v2/v1 इक्वल्स टू λ1 λ2/λ1। ठीक है, ये तुमको पता ही होगा। और ये इक्वल्स टू इसका उल्टा साइन आई पर साइन आर, क्योंकि साइन आई के केस में ही μ1 होता है, तो इसका उल्टा कर दोगे ना, क्योंकि म्यू आई साइन आई म्यू आर साइन आर, तो μ1/μ2 कितना हो जाएगा? साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक है। तब जितना मैंने लिखा है दोबारा तो मैंने देख के लिख के दिखाओ मुझे। म्यू में, वी में, लैम्डा में और साइन में रिलेशन बताओ फटाफट, 1 और 2 दे लिख के। अच्छा ये बताओ, एक फॉर्मूला बताओ रियल डेप्थ का एंड एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो बताओ, और शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो बताओ। ये देखो, ये ऐसे है। ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है। अब तुमको बताना है शिफ्ट का फॉर्मूला, रियल डेप्थ का फॉर्मूला और एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। लिख के बताओ।